जी, कल का लेक्चर आप सबने ले लिया था और उसके नोट्स भी आपको शेयर कर दिए थे। तो वो सारे आपने पढ़ लिए हैं? हाँ जी, बताइएगा ज़रा। क्योंकि जितना लेक्चर अटेंड करना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसके नोट्स को कवर करें और उन नोट्स को कवर करके अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। क्योंकि जब तक आप अपनी नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि जब खुद हाथ से एक चीज़ गुजर जाती है, जब इंसान किसी भी चीज़ को ज़ब्त तहरीर में ले आता है, तो वो फिर याद रह जाती है और उसमें रिटेंशन ज़्यादा होती है। लेंथी था कोई, मेरे 6 पेज बने। बहुत अच्छी बात है, 6 बने या 16 बने, जितने ज़्यादा आप नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और ये अभी तो आपको ना थोड़े थोड़े लग रहे हैं। फिर ये होगा कि जब आप 4 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला वो रजिस्टर उठाएंगे, तो वो रजिस्टर शायद उठाने के लिए किसी को बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़ा, और इस वजह से मैंने आपको कहा था कि कोई बड़ा सा बल्कि सा रजिस्टर लें, कोशिश करें जिल्द वाला ले लें। उसके अंदर सेक्शंस बना लें कि अभी हम पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स कर रहे हैं तो इसका एक पार्ट है, क्योंकि ये 12 मज़ामीन है। फिर दूसरा मजमून, फिर तीसरा, फिर इस तरीके से वो बनाते जाएं। फिर ये जब हम बना लेंगे ना, तो इन सब 12 मज़ामीन का एक स्ट्रक्चर बन गया। जो मैंने आपको बताया था, 12 कमरे बन जाएंगे। फिर 12 कमरे तो बन गए। अब कमरे की जो तज़यीन और आराइश है वो चलती रहेगी। वो आपको जहां से कोई बिट ऑफ नॉलेज, 12 रजिस्टर लिए आपने, बहुत अच्छी बात है। तो जहां से आपको कोई बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, आप उस कमरे में जाके सजा देंगे। उसकी तज़यीन और आराइश, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटिफिकेशन, ये चलती रहेगी साथ साथ। ये 4 महीने तो गुजर जाएंगे, इसके बाद ये वो साथ साथ चलती रहेगी और वो एडिशन होती रहेगी। और आज भी, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, तो मेरे पास आज भी 12 सब्जेक्ट से रिलेवेंट कोई चीज़ मुझे मिलती है, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं उसको स्टेपल कर देता हूँ, लगा लेता हूँ। तो आपने भी ये लगाना है। और इंशाल्लाह ताला इस, जब आप ये कर लेंगे, इस एक रिगरस प्रैक्टिस से गुजरेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसी मीन वाइल में आपको एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी। और जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो वैसे भी आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और फिर उस नॉलेज को आप आगे किसी को शेयर कर सकते हैं। तो नाचीज़ जिस तरह आपको कुछ बता रहा है, तो आप भी किसी को बता सकते हैं। जी। तो ये बात, जो इनिशियल बात थी, क्लियर हो गई सबको? आपको 12 कमरे उनको खूबसूरत बनाते रहेंगे। हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? ठीक हो गया। आज का जो लेक्चर है ये, इसके साथ आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला जब हम करेंगे, तो जो पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स का कमरा है वो हमारा कंप्लीट कमरा नहीं बनेगा, लेकिन उसका ढांचा बन गया है आज। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आज का लेक्चर मुकम्मल करता हूँ तो आपके सामने रखूंगा कि इसका जो बुनियादी एक स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया है। अब इसकी जहाँ से आपको इससे रेलेवेंट कुछ मिलेगा, तो आपने इस जो आपने सेट ऑफ पेजेस एलोकेट किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, पॉलिटिकल साइंस, वो आप उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। इससे रेलेवेंट आपको कोई एमसीक्यू नजर आएगा, कोई फैक्ट्स आपको मिलेंगे, कोई आपको कुछ भी मिलेगा, तो आपने उसके अंदर वो पुट अप करनी है। इस एरिया के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की डेलिबरेटली, और उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। उसमें जिस तरह आपको बता चुका हूँ, वो 18th अमेंडमेंट है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वो कुछ एरियाज हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे, और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो जीके है, जिसको हमने उसके अंदर एक बाउंड्री लगाने की कोशिश की है, जनरल नॉलेज के गिर्द बाउंड्री लगाना नामुमकिनात में से है। तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, मैं अक्सर करता हूँ। तो शायरों ने तो पता नहीं किस लिए वो टर्म यूज की है, लेकिन मैं इसको जीके के हवाले से कहता हूँ कि ये साहिल बेकरां है। ठीक है ना? एक ऐसा समंदर है जिसका एक किनारा तो शायद आपको मालूम है, लेकिन दूसरा किनारा आपको मालूम नहीं है। आप चलते जाते हैं और आप एक हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि ये इसका बाउंड्री हो सकती है। फिर जब आप उस बाउंड्री से थोड़ा सा आगे चलते हो, कहते हैं नहीं यार, ये तो बाउंड्री नहीं है। फिर एक और आप एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो वो बाउंड्रीज जो है ना, वो
बाहर जाती जाती हैं। वो एक एक्सटेंडिंग, जिस तरह एक सेंटर के गिर एक्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, या जब आप पत्थर मारते हैं, जब आप एक झील में या पानी में, तो वहां से जो वेव्स निकलती हैं तो वो एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स होती हैं, जिसको आप कहते हैं कन्वर्जेंट। तो ये फैलता जाता है, तो ऐसे ही जीके फैलता जाएगा। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना, तो उस पे चीजें ऐड ऑन करना, उस पे चीजें बिल्ड करना आसान हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी जहाँ पे गलत होती है, वो भी आपको मैं बार बार वही करेक्शन की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ये करते हैं कि हम एमसीक्यूज की किताबें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। एक को रट्टा लगाया, फिर दूसरी को लगाया, फिर तीसरी को लगाया। तो होता ये है कि जब आप पहली किताब भी आपने मुकम्मल नहीं की होती ना, उसके पहले एमसीक्यूज, पहले पेपर्स वो आपको भूल जाते हैं और आप तंग हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं किस अजाब में फंस गया। क्यों? उसमें एक पिक्चर नहीं होती, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक एमसीक्यू पाक स्टडी का है, तो दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है, दूसरा जनरल साइंस एबिलिटी का, तो तीसरा बेसिक मैथ का है, पांचवा इस्लामिक स्टडीज का है, छठा ज्योग्राफी का है, आठवां करंट अफेयर्स का है। तो उन चीजों को आपस में एक पिक्चर नहीं बनती, एक क्लैरिटी नहीं आती, तो एक गड़बड़ सा हो जाता है। तो उससे बंदा फेडअप भी जल्दी हो जाता है, और उसकी एक जो एक वेल फॉर्म्ड कोई चीज है वो भी आपके सामने आती है। और सबसे जो बड़ा नुकसान ये होता है कि आपसे कोई पूछे कि आपने इस प्रिपरेशन में क्या पढ़ा है या किस चीज की तैयारी की है, तो आप कंक्रीट वे से बता नहीं सकते कि मैंने क्या पढ़ा है। अभी आप हम इंशाल्लाह जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप ये 4 माह के बाद सेशन मुकम्मल होगा, तो आप खुद मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्लास में आप बताएंगे कि हमारे क्या स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है, और क्या वेल जो एक कोई एक जो बड़ी क्लियर सी पिक्चर है, वो क्या पिक्चर बनी है, ये आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये है मकसद। और फिर जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, तो मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो एमसीक्यूज क्रैमिंग वाला नॉलेज होता है, वो बड़ा हॉलो होता है, वो सरफेस्ड होता है, वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। फिर जब आपसे पूछते हैं कि इंटरव्यूज वाले कि 18th अमेंडमेंट को जो है ना रोल बैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको ये तो पता होता है कि 18th अमेंडमेंट 2010 में जरदारी साहब के दौर में पास हुई थी। ये भी पता होता है कि 102 आर्टिकल थे, लेकिन उसकी जो इन डेप्थ है वो थी क्या, उसका मकसद क्या था, वो आप नहीं समझ पाते। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर बनाना इस वजह से जाता है, ताकि आपको उनकी थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा इंडेप्थ नहीं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंडेप्थ में मिले, और चीजें आपके सामने ना एक वेल इंटीग्रेटेड, वेल कनेक्टेड फॉर्म में आए। ठीक है। वो एक गेम भी होती है, पता नहीं मुझे तो उसका नाम नहीं आता, जिसमें वो एक ऊपर तस्वीर बनी होती है, वो आपने नीचे से वो बिट्स होते हैं उनको आगे पीछे करके वो पिक्चर बनानी होती है। तो पिक्चर तो आप बनाते हैं, लेकिन किस बिट को कहाँ पे रखना है ये हमें नहीं पता होता, उसको रखने की कोशिश है। ठीक हो गया जी, ये बात मैंने जो आपको बताई है, ये आपको बात को क्लियर हुई है, और कुछ की सेंस डेवलप हुई है। फिर हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, जरा मुझे चैट में बताएं। ये मेरी बातें समझ सबको आनी चाहिए, लेकिन बेहतर इसको रिलेट वो कर सकता है जिसने कुछ ना कुछ टक्करें मारी हैं, जिसने तैयारी की है, जिसने इस तरीके से तैयारी की है, उसको फिर मसाइल होंगे। ठीक है। तो ये मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी आपकी तरह रट्टे मारे हैं, लेकिन फिर एंड पे हम पहुंचे कि यार इस तरह तो चीजें तैयार नहीं होती, इसमें तो बड़े मसाइल हैं। बस मतलब ये कि एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यूज रटे हैं, मैं नहीं कह रहा कि एमसीक्यूज ना रटे, एमसीक्यूज रटे हैं, लेकिन आपके जहन में एक मध्यम सी हो, लेकिन पिक्चर हो। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया था। लेकिन आपको उसका उस कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो कि 5 जुलाई से पहले 77 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें पीपल्स पार्टी जीती थी। उसके बाद उस पर रिगिंग के एलिगेशंस लगे थे, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा पढ़ेंगे। रिगिंग एलिगेशंस लगे थे, और फिर तमाम अपोजिशंस रोड पे थी, और उनकी आपस में निगोशिएशंस हो रही थी जो कि नहीं हो पा रही थी। इस चीज का फायदा उठाया एक डिक्टेटर ने। ये जब आपको उस 1977 के इलेक्शंस का पता होगा ना, तो फिर आपको ये 5 जुलाई और मई में क्या वाकयात थे उनका एक एक हल्का सा आइडिया होगा। तो फिर आपके लिए क्राइम करना भी आसान हो जाएगा, और क्राइमिंग आपको वैसे भी याद हो जाएगा। जब आपको ये पता होगा ना कि 77 में मार्शल लॉ लगा था, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि
जब हैंग किया गया था भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। जब आपने चीज़ों को एक पिक्चर बनाई होगी, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि 79 में कैसे रशिया जो है उस वक्त का यूएसएसआर था, उसने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। और एक जो हमने मुजाहिदीन तैयार करना शुरू किए, और एक कम्युनिज्म, और जो वो आपको पिक्चर भी समझ में आएगी। और कैसे हमारे पास एक क्लाशनकोव कल्चर, और फिर वो सेक्टेरियन हवाले से भी हम उसको डायमेंशन में देखते हैं। चलो इसको जियाउल हक साहब को, तो वो चीजें आपको तब समझ में आ रही हैं आएंगी जब उसका आपको एक स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने जस्ट एमसी को रटे हुए हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप एमसीक्यू जरूर याद करें, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है, वो देखें। और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, तो मैं स्ट्रक्चर बनाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा, बाकी रीडिंग आप करेंगे। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि हम काफी कुछ इसमें से सीखेंगे। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई है। ये एक जनरल बातें थी ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के हवाले से, ये भी बतानी जरूरी है। और लेक्चर तो हम कर ही रहे हैं। जी सर, कुछ पूछ रहे हैं आपने? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि अभी मेरा एक जनरल क्वेश्चन है टॉपिक से हटके आपका आंटी थोड़ी आवाज कि थोड़ी ना अपनी बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जनरल क्वेश्चन है टॉपिक से हटकर कि अभी अच्छा। हम जो तैयारी कर रहे हैं लाइक 12 सब्जेक्ट्स हैं, जीके प्रिपरेशन है, तो सर ये जो हमारी तैयारी है, ये जो हम जितनी चीजें प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, नोट्स ये वो, तो ये जो जितना भी डाटा है, जितना भी नॉलेज है, तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? मतलब हम किस 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 चीज के लिए इसके लिए अपने आप को मतलब अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को मतलब उस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं? तो वो थोड़े से उसके बता दें कि हम कहाँ कहाँ जो है ना ये चीज हमें हेल्प आउट करेगी। जी, आपने जो है ना बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी, गौर से सुनिएगा, आप भी सुने, पर्टिकुलरली और ओवरऑल कलेक्टिवली सारे सुने। ये जो बड़ा अच्छा सवाल है, ये पहली क्लास में ये सवाल होना चाहिए था कि सर ये जो आप हमें ये चीजें बता रहे हैं, ये जो आपने जो एक महफिल लगाई है यहाँ पे, ये मेला लगाया है, इस मेले का मकसद क्या है और इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये जो आपको 12 मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, जब आप 12 मज़ामीन, जो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कहता हूँ, कि जब आप स्ट्रक्चर के साथ उस 12 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, तो आप इसका क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा, आपके जो अपना पर्सनल नॉलेज हॉरिजन है, आपका हर किसी का होता है, नॉलेज हॉरिजन होते हैं हर किसी के, वो इमेंसली इंक्रीज होगा। आप खुद रियलाइज भी करेंगे। और आपको शायद ये लगता होगा कि हम तो एक कुएं के मेंढक हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी ने मैथ में डिग्री की है, किसी में ने के बॉटनी में की है, किसी में केमिस्ट्री में की है, किसी ने फिजिक्स में की है, तो वो कुएं का मेंढक ही है। उसने फिजिक्स की बातें तो पढ़ी हैं, लेकिन बाकी जो बातें जो जो दुनिया में हो रहा है, उसके लिए वो अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। तो इस टेंडेंसी ने हमें बिल्कुल जो है ना लिमिट कर दिया है अपने सब्जेक्ट तक। और हमारे जो हॉरिजन्स हैं उनमें हम महदूद हो गए हैं। और हम बहुत सी डिबेट्स में हमें समझ ही नहीं आती, और उसमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या कंप्यूटर या किसी भी सब्जेक्ट है ना, तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ कम आपकी इंटरेक्शन होती है, जितना आप बाहर दूसरे मजामीन से इंटरेक्शन होती है। कैसे? आप फॉर एग्जांपल मैथ के जो है ना ग्रेजुएट हैं, आप अभी रिसेंटली जो माहौल बना हुआ है, आप हर कोई किसकी बात कर रहा है? इलेक्शन की बात कर रहा है। आप कहें 8 फरवरी को इलेक्शन, और इलेक्शन और इलेक्शन। अब इलेक्शन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी 25 करोड़ आवाम जो है ना वो उसका उसके उस पर इम्पैक्ट होता है, हमारी लाइव्स चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। अब इलेक्शन है क्या, वोट क्या होता है, हकूक क्या होते हैं, राइट टू वोट क्या है, बैलेट पेपर क्या है, ये बुनियादी बातें हैं। ये मैथ का बंदा अपने मैथ में बैठ के ये बातें कैसे सीखेगा? मैथ के साथ तो शायद आपका उस तरह वास्ता कम पड़ता होगा।
या आप ये सोचें कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कितने आप उसके साथ टकराते हैं। शायद बहुत कम टकराते होंगे। बायोलॉजी का, आप अगर बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट उसकी लाइफ में उसने क्या बेहतरी लाई है, ये सवाल आप सबको करना चाहिए। या कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस ने क्या उसकी जिंदगी में तब्दीली लाई है। या उर्दू का है तो उर्दू ने क्या तब्दीली लाई है। तो आप ये देखेंगे कि शायद तब्दीली लाई होगी लेकिन वो बड़ी लिमिटेड किस्म की होगी। लेकिन ये जितने भी मामलात, बहुत से मामलात आपके इर्द गिर्द आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आप देखेंगे कि इस ये तो हमारे सब्जेक्ट्स उनको कवर ही नहीं करते। आप बाजार जाते हैं और वहां पे कोई परसेंटेज की बात होती है, वहां पे कोई रेशो की बात होती है, आपको फिर याद आता है यार ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये मुझे सीखना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके स्टमक में एसिडिटी हो गई है। तो आप कहते हैं स्टमक में एसिडिटी क्या होती है। तो आप कहते हैं अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे इसका भी नहीं पता। अच्छा, फिर आप जनाब डिफरेंट किस्म की आप को कोई टीचर हैं, आप उर्दू के हैं, आपको कहते हैं कि आपने असाइनमेंट बनानी है और एमएस वर्ड पे। ये एमएस वर्ड क्या होता है, कैसे ये टाइप करनी है, हैरानी वाली बात है। किसी ने इसी तरह इस्लामियात में मास्टर की हुई है या किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, और बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं जहाँ पे वो उसको नहीं पता, बहुत सारी। अच्छा जी, ये जो अभी जंग चल रही है, ये यूक्रेन और रशिया में चल रही है। यूक्रेन रशिया ये क्या चीजें हैं, ये कद्दू का नाम है या भिंडी का नाम है, पता नहीं क्या है। अब ये ऐसी जंग थी जिसने पूरी दुनिया को इम्पेक्ट किया। अब ये जो बातें हैं ये आपको सब्जेक्ट तो नहीं बता सकता। अब ये तमाम जो सवालात हैं, इसका जवाब आपको ये 12 मजामीन की बेसिक्स प्रोवाइड करेगी। जब आप ये 12 मजामीन पढ़ लेंगे तो आपके, मैंने आपको बताया, नॉलेज हॉरिजन हैं आपके इंक्रीज होंगे। और आपको फिर आप एक्टिवली आप खुद महसूस करेंगे कि शायद मैंने जो लर्निंग मेरी या असल ग्रोथ है वो तो अब हुई है। अब मुझे पता चला है और ये सारी चीजें कैसे मुझे सराउंड कर रही हैं, और आपको एक नई आपके अंदर जो है ना रोशनी आपसे इमिट होगी, आप खुद फील करेंगे ये। पहली बात। दूसरी बात, ये जब 12 मजामीन आप कवर कर लेंगे तो आप चूंकि ये तैयारी कर रहे हैं, उसके अल्टीमेट कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक ऑब्जेक्टिव नौकरी भी है। तो नौकरियां, चाहे पीपीएससी को आप उठा लें, चाहे एफपीएससी को उठा लें, चाहे आप एनटीएस को उठा लें, चाहे आप केपीएससी को उठा लें, कोई भी कमीशन को आप उठा कर देख लें, आप ये देखें कि कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसका पेपर 100% जीके बेस्ड होता है। 100 पे जीके का मतलब ये उसमें ये 12 मजामीन ही हैं, और बड़ी मजेदार पोस्ट है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप में से हर कोई बनना चाहता होगा कि मैं एडी एडी एफआईए बनना चाहता हूँ, मैं एडी एएसएफ बनना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर एएसएफ बनना चाहता हूँ, मैं एडी नैब बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो। आप ये देखें कि ये तमाम की तमाम जितने भी पोस्टें हैं, आप ये देख लें कि ताकतवर जो सीटें हैं, 80% जो, मैं जनाब एसएचओ बनना चाहता हूँ, मैं जी सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं जी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो बन। आप देखेंगे कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की मोस्टली पोस्टें हैं और बड़ी जो जिस पावरफुल पोस्ट हैं, उसका जो सिलेबस है वो जीके होता है। यही 12 मजामीन होते हैं। तो आप ताकतवर सीट यहाँ से ले जाएंगे, ये पढ़ के आप वो ले जाएंगे। वहां पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी काम नहीं आएगी, वहां पे आपका जीके काम आएगा। ठीक है। एक सब इंस्पेक्टर को केमिस्ट्री बायो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसको ओवरऑल चीजों का पता होना चाहिए, और ओवरऑल आपको कौन बताता है, जीके। दूसरी बात, तीसरा बड़ा फायदा, आप में से बहुत सारे चाहते हो कि मैं टीचिंग जॉब करना चाहता हूँ, मुझे टीचिंग मेरा पैशन है, जिस तरह मेरा पैशन था। ठीक है। अब वो आप जोन से भी जॉब उठा लें, आप फॉर एग्जांपल लेक्चरर मैथ मैथ की तैयारी करें तो आप लेक्चरर मैथ के लिए अप्लाई करेंगे। लेक्चरर मैथ में आपको पता है 80% सब्जेक्ट होता है और 20% क्या होता है, जीके। ये जी के आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। और आप यकीन करें, कभी कभार लेक्चरशिप के, आप अगर किसी ने पेपर दिया है उसका एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली, कभी कभार इतना टफ पेपर आ जाता है कि आप अपने पेपर में 80 जो नंबर का पेपर होता है उसमें आप 25-30 नंबर भी आपको नहीं आ रहे होते। और वहां पे अगर वो कोई भी चीज आपको जहाँ जिंदा रखने में कामयाब रह जाती है, वो आपका जीके है। और जीके ही वो ऐसा सब्जेक्ट है, वो फिर आपको वहां पे रेस्क्यू करता है और आपको उठा लेता है। और ऐसे कमीशन के बहुत सारे पेपर हुए हैं, आप उनको उठाकर देख लें जहां पे मेरिट 40 बना है, 40।
मैं आपको लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर का बताऊं मेरिट, खवातीन की 132 सीट्स थी, जिसमें से 280 खवातीन जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, और मेरिट कितना था? 40। अब जिसका जीके अच्छा था और उसका थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट था, तो वो यहाँ से क्वालिफाई कर गया। इसी तरह मैथ का आप उठा लें, मैथ का हर साल तकरीबन 40 होता है। बॉटनी, जोलॉजी, इनका भी खवातीन का खासतौर पर बहुत काम होता है। तो वहां पे जिसका जीके है वो उसको रेस्क्यू कर जाता है। लेक्चरशिप के इम्तिहानात में आपको बता दिया, जनरल नॉलेज हॉरिजन बढ़ते हैं, जीके के ओवरऑल कितनी पोस्टें हैं। और एक और बात आपको बता दूं जो अभी आपसे रेलेवेंट है, और मे बी इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो जिसकी आप तैयारी भी मे भी कर रहे होंगे, वो है एजुकेटर जॉब। स्कूल एजुकेशन में जो एजुकेटर्स जॉब हैं, 14 स्केल की, 15 स्केल की, 16 स्केल की, ये सीट्स आनी है। और गालिब इम्कान ये है कि इनका जो सिलेबस होगा वो जीके बेस्ड होगा। अगर पीपीएससी ने पेपर लिया तो फिर क्या होगा, गालिब इम्कान है कि 100% जीके होगा। अब अगर आप कहेंगे कि हमने जीके को साइड पे रख दिया और अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, तो फिर तो आप गेम से गए। ठीक है, तो अब ऐसे ही होगा। इसी का अगर कोई वेट कर रहा है तो इसमें तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो जीके बेस्ड होगा। उसकी वजह ये कि वो कहेंगे जी आर्ट्स के जितने भी हैं या साइंस के हैं, आर्ट्स के तो खास तौर पर वो याद रखें इस बात को, आर्ट्स को तो वो कहेंगे ठीक है आर्ट्स के सारे लोग इन एसएसटी की सीटों पे एलिजिबल हैं और इनका सिलेबस जीके है। अब वहां पे फिर आप सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, यार मेरा तो, मैं तो उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे उर्दू तो आएगी लेकिन साथ अंग्रेजी भी आएगी, साथ बेसिक मैथ भी आएगी, साथ जनरल साइंस भी आएगी, साथ ज्योग्राफिया भी आएगी, साथ बेसिक पॉलिटिकल साइंस बेसिक बेसिक भी आएगी, साथ हिस्ट्री भी आएगी, साथ पाकिस्तान स्टडीज भी आएगी। तो ये बातें भी होंगी, तो ये फिर आपने जब तक ये चीजें पढ़ी होंगी तो फिर आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी इस जो जर्नी आपको बताई है कि 40-45 पेपर दिए हैं और उसमें से काफी अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 रिटर्न शॉर्टलिस्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ने कामयाबी दी है। उसमें जो जीके है इसने मुझे हमेशा फेवर दिए और हमेशा हर जॉब में मुझे हेल्प की है। और मुझे जिस बात पे खुशी होती है वो ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा कोई अफसर बन गया हूँ, मेरी जॉब हो गई है या मैं बड़ी, उसमें नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है नॉलेज हॉरिजन पर, कि जिस किसी की भी बात हो रही हो, कोई भी दोस्त, अगर दोस्त आपस में पॉलिटिक्स की बात कर रहे होंगे मैं उनके साथ शरीक हो जाता हूँ। अगर कोई महंगाई की बात करते हैं तो मैं भी इन्फ्लेशन के, मुझे भी स्टैट्स पता है और मैं भी देखता हूँ कि अच्छा जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है, सीपीआई क्या होती है, सारी बातें, जीएनपी क्या होती है, ये सारी बातें, डेट होता क्या है, टोटल डेट क्या है, तो इसमें भी मैं शामिल हो जाता हूँ। अगर कोई जो है ना हिसाब किताब की बात करें, हाँ जी ये इधर दीवार बनानी है, मिस्त्री आपस में बात कर रहे हैं कि जनाब कितनी ईंटें लगेंगी, तो वो मैं कहता हूँ अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, एक विड्थ में कितनी ईंटें लगती हैं, अच्छा तो मैं वो वहां पे मुझे बेसिक मैथ आइडिया है तो मैं वहां पे उसमें भी रेलिवेंट हो जाता हूँ। इसी तरह जहाँ पे कोई मेडिकल की बात हो कि जी इसका जनाब इसका उसको क्या हो गया, किसको बदहजमी हो गई, क्यों बदहजमी हुई है जी, इसका जनाब सर्कुलेटरी सिस्टम का अपसेट हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों अपसेट हुआ है, तो उसमें भी कुछ चीजें अपन समझ आती है। ये जी ये फ्रूट खा रहा है, ये फ्रूट क्यों खाने चाहिए, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये मिनरल है, इसमें ये बात है, तो वो भी वहां पे रेलेवेंट हो जाता है। इसी तरह कोई उर्दू की कोई गजल आ गई, कोई नज्म आ गई, पहले तो मुझे नहीं पता था, जी के में जब उर्दू मैंने पढ़ी है, अच्छा ये फैज अहमद फैज साहब ने लिखी है, ठीक हो गया। तो ये फैज अहमद फैज साहब तो वो नहीं है जो जो कम्युनिस्ट आइडियाज रखते थे, जिनको 1962 में लेनिन प्राइज मिला था, हाँ ये वही है। इनको फिर जेल में भी रखा गया था, हाँ ये तो वही है। अच्छा ये उस दौर के हैं तो यहाँ भी बेलेट हो गए। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज के बहुत सारे मामलात हो गए जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, उसके बाद भूल भाल गए। अभी हमें वो कहते अच्छा हिजरत मदीना कैसे, वो दोबारा उसको रिकॉन्साइल करने में मौलवी साहब जब तकरीर कर रहे होते हैं खुतबे में, तो सम टाइम ऐसा होता है आपको लग रहा होता है यार इसने ये बात सही नहीं बताई, ये तो ऐसे नहीं ऐसे। तो ये बात तभी आप कर सकते हैं जब आपने बेसिक इस्लामियात को भी देखा हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिए हैं। अब जहाँ पे अभी कितनी दफा टीवी पे भी बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, रोजाना टीवी खोलते हैं यही बात। तो ये बेसिक्स देख ली ना, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वायलेशन, बेसिक कुछ आइडिया हो गया, कुछ और पढ़ेंगे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टडीज की कोई बात हो रही है, अच्छा जी, तो कोई बात कर रहा है, ये जो है ना ये पहले भी हो चुका है, ये जो अभी इलेक्शन में रिगिंग हो रही है ये पहले भी, ये भुट्टो दौर में भी हुई थी।
अब अगर आप मैथ के हैं तो आप ऐसे कान मुंह और ऐसे अपने जो ये होते हैं शोल्डर अपने कानों से लगा के साइड निकल जाएंगे कि यार पता नहीं ये भुट्टो में क्या। वहां पे आप जो है ना नर्वस फील करेंगे, यार मुझे तो नहीं पता। अगर आपने थोड़ी बहुत पाक स्टडीज की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आप सुनेंगे अच्छा क्या बात हुई थी, तो आप उसको देखेंगे तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो ये जो बात है ना नॉलेज होरिजन, जितना आपको जीके नॉलेज ना आपका आपका होरिजन बढ़ाता है, तो ऐसी कितनी कोई भी चीज भी नहीं बढ़ाती। और इसके बाद इस सेशन के बाद इन तमाम 12 सब्जेक्ट के बाद आप में से अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो बड़ा अफसर बनना चाहता है, सीएसएस करना चाहता है, पीएमएस करना चाहता है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। उसको आल दो उसकी इक्विवेलेंट तो ये तैयारी नहीं है, लेकिन उसको एक आइडिया हो जाएगा कैसे तैयारी की जा सकती है। तो आपने शायद ये सवाल किया होगा कि एक दो लाइन में आंसर, तो मैंने तो बहुत लंबी तकरीर कर दी है। हाँ जी। तो अब ये एटलीस्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है कि इस जीके का क्या फायदा है आपको? जरा मुझे चैट में बताएं, टाइम आपके मैंने ज्यादा ले लिया। हाँ जी, ठीक हो गया। जी जजाकल्ला। अब ये जीके अस्सलाम बड़ा वालेकुम सर। इंपॉर्टेंट है। सर समीला बात जी कर रहा हूँ। जी लास्ट टाइम वालेकुम मैंने सलाम। असिस्टेंट पेपर दिया था पीपीएससी जी का। जी मतलब मेरा कुछ दूसरा तीसरा पेपर था। जी तो जी। जब मैं पेपर में बैठा हूँ तो मेरे जहन में आइडिया था कि जो मैथ भी होगी इंग्लिश भी होगी ये वो। जब मेरे पेपर मेरे सामने आए तो मुझे तो पता चला कि ये सारा जी के है। लगता है ऐसे ही था कि ये सारा जी के है। तो होता ही ऐसे ही है मेरे भाई, तो ऐसे ही होता है। और ये आप हर पेपर में देखें ना आपने, इस वजह से ये सवाल शायद इस वजह से भी ज्यादा हो रहे हैं कि ये आपने पेपर दिया नहीं है। पेपर देने का मैं वही कह रहा हूँ, आप टकरे नहीं मारी। जब आपने टकरे मारे और आप पीपीएससी की जो आप बुक जिसको सुबह शाम जो है ना वो दवाई की तरह खाते हैं पीते हैं उसको, उसमें देखे तो यही तो सारी बातें हैं कि और कौन सी बातें हैं, यही बातें हैं। और सारा हर कोई कहता है इम्तियाज शायद, इम्तियाज शायद, इम्तियाज शायद, इम्तियाज शायद, यही नारा है हर हर किसी का। तो इम्तियाज शायद में ये 12 मजामीन यही यही तो किया गया है, और हम इसी की तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, बात लंबी हो गई, होप सो आपको क्लियर हो गया। आज के टॉपिक पे हम आते हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट थी वो हमने देखी थी। आज हमने जो है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात की थी, जिसके अंदर तरमीम हुई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अहम आर्टिकल्स, वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम जरा देखते हैं। ठीक है। तो आप सबको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में ये वो 1956 में आया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क में 1962 में आया, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आया। बस 56 वाले में जैसा कि डिस्कस किया था ये 234 आर्टिकल्स थे, 62 वाले में 250 थे, और इसमें 280 आर्टिकल्स। आर्टिकल उसकी शिकें होती हैं। अब इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ज्यादा सवाल ही पूछे पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, लेकिन 73 क्योंकि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यही चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से सवाल किए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे इसको बारहा जो है ना सस्पेंड तो किया गया। इसको जनाब जियाउल हक साहब ने एक दफा 77 में भी इसको सस्पेंड किया, उसके बाद इसको जनाब मुशर्रफ साहब ने भी इसको सस्पेंड किया, लेकिन स्टिल ये सरवाइव कर गया, इसको कोई एब्रोगेट नहीं कर सका। इसको एब्रोगेट यानी खात्मा, इसको खत्म नहीं किया, तो ये चलता रहा। और इसमें जो है ना अब तक 26 तरमीम हो चुकी हैं। अब सवाल इसमें डिफरेंट किस्म के सवाल इसमें से बनते हैं। तो जो सवाल बनते हैं, जो चीज़ आपको जहन में रखने वाली है वो ये है कि जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके टोटल 18 पार्ट्स हैं। 18 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स पार्ट्स का मतलब ये है कि इसका एक पार्ट होगा उसमें कुछ आर्टिकल्स होंगे, फिर दूसरा पार्ट होगा, फिर उसमें कुछ आर्टिकल होंगे, फिर तीसरा पार्ट होगा, फिर उसके कुछ आर्टिकल्स होंगे, इसी तरह करके इसके 12 पार्ट्स हैं। और शेड्यूल्स का मतलब ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिटेल से नहीं लिखी हुई, जिस तरह के बुक के एंड पे अपेंडिक्स नहीं होती कि किसी चीज की बहस तलब जो मामलात होते हैं वो अपेंडिक्स में डाले होते हैं, तो इसी तरह 5 शेड्यूल हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है, बस आपको आइडिया हो कि शेड्यूल्स में क्या है। इसके बाद जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसका मेथड लिखा हुआ है, उनका ओथ में क्या होगा, पीएम के ओथ में क्या होगा, ये कुछ बातें जो है ना ये शेड्यूल्स में लिखी हुई है। 5 शेड्यूल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह पहला पार्ट है वो डील करता है स्टेट को, स्टेट डेफिनेशंस के हवाले से है।
दूसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का है, तीसरा पार्ट जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है। ये नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जस्ट पता हो कि इस तरह पार्ट्स हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। मुझे एक दफा कंफर्म कर दें कि आप तक मेरी आवाज जो है ना वो पहुंच रही है, फिर मैं इंशाल्लाह इसको आर्टिकल्स पे जाता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जजाकल्लाह। अच्छा जी, अब इसके सारे आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम सिर्फ वही करेंगे, और इनको आपने साथ साथ में लिखते रहना है, ठीक है। और फिर इनको आपने बाद में इसको बार रिवाइज भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये अक्सर ये पेपरों में पूछते हैं कि ये आर्टिकल किसको डील करता है, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये वो, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल जो पहला आर्टिकल है हमारा आयन का 1973 के आयन का पहला आर्टिकल जो है वो इसकी जो टेरिटरीज हैं स्टेट की, कि ये रिपब्लिक पाकिस्तान जो है ना वो एक रिपब्लिक है, ठीक है। और रिपब्लिक है, और इसकी जो टेरिटरीज हैं, कौन सा इसके इलाके हैं, कितने इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो ये इसको डील करता है। आप जानते ही हैं कि टेरिटरी इसके जो चार फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, चार सूबे हैं पाकिस्तान के। याद रखिएगा, कुछ लोग जीबी और एजे को भी सूबा कहते हैं, तो वो सूबा नहीं है, चार ही सूबे हैं। पहला आर्टिकल रिपब्लिक टेरिटरीज को डील करता है। जो दूसरा आर्टिकल है वो कहता है कि जो 1973 के आयन के मुताबिक इस्लाम वुड बी द स्टेट रिलीजन, वुड बी द स्टेट रिलीजन, ठीक है। अब मैं बोलता जाऊंगा, आपने इसको जल्दी जल्दी से लिखते जाना। स्टेट रिलीजन होगा, और ये आपने याद रखना है कि स्टेट रिलीजन 1973 के आयन के तहत हमें इस्लाम को डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया। इससे पहले जो दो आयन थे उसमें इस्लाम स्टेट रिलीजन नहीं था, ठीक है। स्टेट रिलीजन का मतलब ये होता है कि इस्लाम जो रियासत है वो रियासत का जो मजहब है वो इस्लाम होगा, ठीक है। आजकल की जो मॉडर्न रियासतें हैं जो कि सेकुलरिज्म पर बेस्ड हैं, वो कहती हैं कि रियासत का कोई मजहब नहीं होगा, रियासत का आपके अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ताल्लुक है, ठीक हो गया। तो ये दूसरा है। इसके बाद जो 2A एक आर्टिकल है। अब कुछ आर्टिकल्स के साथ ए लिखा होता है, ए का मतलब ये कि बाद में ये ऐड किए गए। ये 2A इस पे बात हो चुकी है, जो हमने बात की थी शुरू शुरू में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो प्रियम्बल के तौर पे काम करता रहा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो है ना बाद में क्या हुआ कि ये सब्सटेंटिव पार्ट बना। तो इसके अंदर सब्सटेंटिव पार्ट, ये 2A है, ये बाद में ऐड किया गया, यानी ये 1985 के अंदर आयन के अंदर तरमीम होती है, और ये फिर क्या होता है कि वो जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो आयन का बाजाब्ता पार्ट बना दिया गया, एक आर्टिकल बन गया। तो 2A क्या है इसका, बकायदा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो भी पॉइंट्स थे वो तमाम के तमाम जो कि पहले प्रियम्बल में होते थे, यानी प्रियम्बल में इब्तदाई ये स्टार्ट में लिखे होते थे, अब उनको बकायदा एक आर्टिकल का नाम दे दिया 2A। इसी वजह से मैंने कहा था ना सब्सटेंटिव पार्ट, तो ये सब्सटेंटिव पार्ट है। जो आर्टिकल 3 है आयन का, ये डील करता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोइटेशन, कि आयन जो रियासत है वो क्या करेगी, एक्सप्लोइटेशन जहां भी होती है उसको खत्म करने की खत्म की जाएगी। एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन आप जानते ही हैं, एक्सप्लोइटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज, एक्सप्लोइटेशन के दो मतलब है। एक मतलब होता है किसी चीज से पूरा पूरा काम लेना, और एक ये होता है कि किसी चीज से मजबूरी का फायदा उठाना। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां पे एक्सप्लोइटेशन होती है, तो वो वहां पे ये टर्म बड़ी रेलेवेंट है, कि मीन्स के उनको पता है कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो इन लोगों से जनाब हम इसका फायदा उठाएं, और इसको जितना ज्यादा इनसे काम करवा लें, और उनको उसका उस हिसाब से पे ना करें, ठीक है। देखें ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको 10 से 15 हज़ार से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती टीचर्स को। हालांकि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कहती है कि 32 हज़ार जो है ना एक मजदूर की मिनिमम जो है ना वो वेजेस होंगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की खुलेआम खिलाफवर्जी है। तो तीसरा ये जो आर्टिकल है ये एक्सप्लोटेशन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोटेशन को डील करता है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोटेशन, ठीक है। ये बाकी आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा, उसमें से आप पढ़ लेंगे कि आप सीख लें इसको कि ये है चीज है क्या। आर्टिकल जो 4 है, जो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहता है कि जो भी मामलात होंगे, जो भी सिटीजन ऑफ स्टेट होंगे, उनको अकॉर्डेंस विद लॉ डील किया जाएगा। जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उनको डील किया जाएगा, और ऐसी कोई पनिशमेंट दी नहीं दी जाएगी जो कि आर्बिट्रेरी हो,
या जो कॉन्ट्ररी टू लॉ हो, या जो सेट एसओपीज हैं उनके, जो उसके उसको वायलेट करती हो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप कहते होंगे ये तो होता है पाकिस्तान में, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो हमारा ये आयन है, ये तो यही कहता है थ्योरी के अंदर वैसे होना चाहिए। हम आयन पे अमल दरामद हमारी रियासत नहीं करती, इसी वजह से तो हमारे बुरे हालात हैं। और तरक्की याफ्ता और जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनमें यही फर्क होता है कि वो अपने आयन को जो है ना एक आसमानी हरीफा समझते हैं और उससे मुकद्दस समझ उस पर अमल दरामद करते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं करते। इसी वजह से हमारे मसाइल होते हैं। आप इसको वैसे देख लें ना आयन को, कि आप किसी इदारे में काम करते हैं किसी भी जगह पे, उसके कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। जब उनकी खिलाफ वर्जी होती है, जब उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता, तो चीजें कैसे प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, इश्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह आयन है। आयन जब आयन की अमलदारी नहीं होती, आयन का नफाज नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो लाजमी सी बात है, फिर गड़बड़ होगी, फिर अनारकी होगी, फिर फसाद होगा, तो सारा कुछ होगा। तो फोर्थ आर्टिकल अकॉर्डिंग विद लॉ को डील करता है। जो फिफ्थ आर्टिकल है, ये कहता है कि तमाम जो सिटीजन ऑफ स्टेट हैं वो शो करेंगे कि दे आर ओबीडिएंट एंड लोयल विद द स्टेट। ओबीडियंस एंड लोयल, इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होंगे, ये नहीं है कि हमारे किसी दुश्मन कंट्री के साथ वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लॉट करें, साजिश करें, ठीक है। तो अगर इस तरह का करेंगे तो आपको फिर इदारे जो है ना वो हरकत में आएंगे और आपको उठा लेंगे। तो ओबीडियंस एंड लॉयल्टी टू योर स्टेट इज दी प्राइमरी and a very important obligation that every citizen should have। तो ये पांचवा आर्टिकल इसको डील करता है। छठा आर्टिकल किसको डील करता है? ये सबसे अहम आर्टिकल है जो कि हाई ट्रेजन को डील करता है। हाई ट्रेजन का मतलब ये होता है संगीन गद्दारी। संगीन गद्दारी इसका मतलब ये है, ये आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इस आयन को सस्पेंड करेगा, एब्रोगेट करेगा, इसको साइड इसको इसका कोई सा काट देगा या उसको डिलीट कर देगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अलावा, तो उस पे क्या होगा? गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तो इस आयन को दो दफा जो है ना वो किया गया, एक दफा जियाउल हक साहब ने किया और एक दफा मुशर्रफ साहब ने। तो इन जियाउल हक साहब तो जो है ना वो 16 अगस्त 1988 को खैर त्यारे में गिर गए थे और शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये इन पे तो वो नहीं चल सका, लेकिन मुशर्रफ पे संगीन गद्दारी का मुकदमा चला है और इसका फैसला भी आया था, ठीक है। इसको फिर पोलिटिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है वो, ठीक है। अब ये छठा जो आर्टिकल है, हाइड्रोजन, खबरों में सुनते होंगे कि कासिम सूरी और इस पर जनाब आर्टिकल 6 लगाए, आर्टिकल 6 लगाएं, आर्टिकल 6 लगाएं, आर्टिकल 6, इतनी ज्यादा इसकी बात होती है। तो जब भी गद्दारी की बात होती है तो जी बिल्कुल आपने खबर में बता दिया कि अक्सर सियासतदान बात करते हैं कि आर्टिकल 6 लगाएं, तो ये गद्दारी, ठीक है। तो ये गद्दारी जो है ना, वही बात है कि सियासतदान ये कहते हैं कि जनाब आप सियासतदानों पे आर्टिकल 6 लगाएं, लेकिन आर्टिकल 6 लगता तो किसी और पे है, तो उसकी हम बात नहीं कर सकते। तो खैर ये 6 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपने कर लिए, ठीक है। तो ये 6 आर्टिकल जो है ना ये पार्ट 1 में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। एक मिनट मैं जरा इसको रेज कर दूं। अच्छा जी, छः छः आर्टिकल हो गया। उसके बाद सातवां जो आर्टिकल है, ये पार्ट 2 है इसका। पहला पार्ट 1 वन हो गया, अब ये सेवंथ आर्टिकल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पता होने चाहिए। जो सातवां आर्टिकल है हमारे आयन का, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट करता है कि जो हमारी जो रियासत है वो कैसे एक स्टेट है। स्टेट की मैंने आपको 4 फीचर्स बुनियादी बता दिए थे। और क्या लिखा है सर, ज्यादा खुल कर ना आए ये ना हो। सही बात है। मैं भी डरता हूँ भाई, मैं अपने भी जो कोई बात इस तरह की है तो वो वापस लेता हूँ, ठीक है। खुल के नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है ना उसको डील करता है। अब आर्टिकल 8 से लेकर जो 28 तक आर्टिकल्स हैं, 8 से लेकर 28 तक आर्टिकल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आते हैं और ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स का मतलब यह है, ये वो राइट्स होते हैं, ये वो हुकूक होते हैं, जब आप एक किसी रियासत के शहरी बनते हैं ना, तो ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं और वो कोई रियासत उनको वायलेट नहीं कर सकती, और कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो इन फंडामेंटल राइट्स के को इसको वायलेट करता हो। इस फंडामेंटल राइट्स की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ठीक है।
और ये हम इंशाल्लाह हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे कि इसकी क्या स्ट्रगल थी। हमें क्योंकि ये बने बनाए मिल गया ना, तो हमें इसकी कोई कदर नहीं है। नहीं तो यूरोपियन आप हिस्ट्री पढ़ें मिडिल एजेस में, कि क्या वो मैग्ना कार्टा और कैसे पिटीशन ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट एक्ट्स, कितनी उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैम्प्स एक्ट, तो कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हमें क्योंकि प्लेट में मिल गया तो हमने कहा अच्छा जी फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लाने में बहुत बड़ी बात है। तो फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिनको रियासत नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ, कुछ इमरजेंसी में, इमरजेंसी के इस तरह के हालात, कुछ जंग के सूरत में वो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वो कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड कर सकती है, नहीं तो वैसे नहीं कर सकती। और इनके मुनाफी कोई आयन कानून भी नहीं बनाया जा सकता। अभी फिर हम आगे जब इसको आर्टिकल्स को इम्पोर्टेंट देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने ये हम हमारे इम्प्लीमेंट हमारे पास हो रही है। तो 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें 8वां जो आर्टिकल है ये वही कहता है जो भी मैंने बात की है, कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। जो भी फंडामेंटल राइट्स, उनके मुनाफी कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ये याद रखिए, ये आयन है, आयन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। और बाकी जो कानून साजी हमारी सूबाई असम्बली करती है, कौमी असम्बली करती है, ये जरूरी होता है कि वो जितने भी इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट लॉज, ये क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट लॉज या ऑर्डिनरी लॉज, इस आयन जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है इसको वायलेट नहीं कर सकते, ये इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये वैसे ही बात है कि जिस तरह कुरान कुरान और हदीस हैं, कुरान और हदीस हैं वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अब फिर मौलवी या कोई भी उलमा में से कोई एक जो है ना एक फतवा देता है या वर्डिक्ट देता है, वो उस पे भी हम उस पे पाबंद हो जाते हैं अगर फतवा है, अगर कोई मुफ्ती है। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि वो इसको वायलेट नहीं कर सकता, इसकी रोशनी में करेगा। इसको अगर वायलेट कर रहा है तो वो खुद ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं। तो 8वां आर्टिकल यही कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी कानून साजी होगी तो वो नल एंड वाइड होगी, कल अदम होगी। उसके बाद 9वां आर्टिकल है जो कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन जो है ना वो मेंटेन की जाएगी। कोई भी जो पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है, और उसकी सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये 9वां आर्टिकल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आप कहेंगे ये सारे ही सर पढ़ी जा रहे हैं, तो सारे ये शुरू वाले इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो है ना स्किप भी होंगे। उसके बाद जो आर्टिकल 10A है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अक्सर आता है। ये है राइट टू फेयर ट्रायल। कोई भी शहरी है रियासत का, उस पर अगर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उस पर एक फेयर ट्रायल जो है ना वो चलाया जाएगा। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आप उसको अगर पकड़ते हैं तो उस पर चार्जशीट बनाई जाएगी, उसको हिरासत में रखा जाएगा, उसके चार्जेस अगर जो आपने लगाए हैं उनको फिर अदालत में साबित किया जाएगा, और जब साबित करेंगे फिर उसके बाद सजा होगी। ऐसे नहीं है कि आप किसी बंदे को पकड़ लें, उसके कोई चार्जेस भी ना और अपने पास हिरासत में रखें और अपनी मर्जी की जनाब उसको सजा सुना के और चले जाएं, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है, इसी वजह से हमारे इतने बुरे हालात हैं। लेकिन ये राइट टू फेयर ट्रायल हमारा आयन यकीनी बनाता है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको जमीनी हकायक भी साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको ना जो है ना ये ना हो कि ये पढ़ के और गली मोहल्ले में ऐसे नारे लगाने शुरू कर दें और आपको फिर पकड़ के ले जाए, और फिर आप कहें कि सर ने तो कहा था कि राइट टू फेयर ट्रायल होगा, तो मैं तो बैठा हूँ यहाँ, तो मुझे कोई आयन कोई मान ही नहीं रहा, तो ये सर ने गलत पढ़ा दी। तो मेरे बेटे, मेरे स्टूडेंट प्यारे, कि ये मैं आपको थ्योरी की बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में कुछ मसाइल हैं, इसी वजह से तो हमारे बुरे हालात हैं, तो वो भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो फॉलो क्यों नहीं होता? देखिए ना, यही तो मसला है। अगर इस आयन पे इसी हम अपने आयन पे अगर इम्प्लीमेंट कर लेना तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो जाएं, ठीक है ना। यही मसला है, आयन की अमलदारी, आयन का नफाज ये नहीं होता हमारे मुल्क में। अब ये क्यों नहीं होता, इसका जवाब जो है ना मैं फिर आपको वैसे फेस टू फेस कभी मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे यहाँ नहीं बता सकता, माजरत खां, ठीक है। बहुत सी बातें, ठीक है। अच्छा जी, तो 10A आर्टिकल हो गया। उसके बाद जो है 19 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, 19 आर्टिकल जो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कि जनाब आपको फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी की जो है ना तकरीर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आपने जो है ना मजहबी किसी के मजहबी अकायद को हिट नहीं करना, ठीक है। आपने को रियासती जो इदारे हैं उनको उसको उस तरीके से उनको उनको डीमीन नहीं करना। कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो 19 में है। किसी भी सियासी जमात पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है,
और इदारे पे भी कर सकते हैं अगर उसका कोई सीरियस किस्म का इशू है। लेकिन ये कि सिक्योरिटी के हवाले से उन चंद इदारों को हम ना नहीं कह सकते। हमारे राइट्स हमें नहीं मिलते, हम मिलते ना हम। जी बस सारी बातें तो अब सच ही नहीं कर सकते ना आपके साथ। आप समझ जाया करें ना, अभी आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको ऐसे एक दो आंख के जरिए भी आपको बता देता कि, या इशारे से भी आपको बता देता कि बस इसमें आप ज्यादा ना पढ़ें। और बस यही बातें हैं, सच्ची बातें नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो जिस तरह कहते नहीं कि क्या कहते हैं, झूठ बोले जान बचती है, सच बोलना औखा, इस तरह का कोई पंजाबी भी है। ठीक है ना, सच बोले आप भांबड़ बनता है, बिल्कुल ये है। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अच्छा तो वो इसी, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, क्या बात है प्रवीण शाकिर, क्या बात है। मैं कैसे मान लूं वो मुझे भूल गया है, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, कमाल शायरा। वाह जी वाह, माहौल गरमा दिया आपने तो। प्रवीण शाकिर जो है ना कमाल की खातून थी, और उनका अभी आप वो एतराज भी होगा कि देखे ना सर किधर चले गए हैं। चले ये समझ लें कि ड्रामा चल रहा था तो एक कमर्शियल ब्रेक आ गई है। कमर्शियल ब्रेक होती है ना, एडवर्टाइजमेंट वाली, वही समझ ले, वही आ गए हैं। हम आते हैं इंशाल्लाह, आज ये कवर करेंगे हम सारा। प्रवीण शाकिर इंशाल्लाह जब उर्दू पढ़ेंगे तो फिर प्रवीण शाकिर को हम डिस्कस करेंगे। प्रवीण शाकिर जो है ना वो कमाल की खातून थी, और उनकी बड़ी शायरी अर्ली एज में उन्होंने कमाल कुछ लिखा। और इससे बड़ा आप ये देख लें कि कमाल क्या हो सकता है कि उन सीएसएस जब जब पेपर दिया तो जिन अशार की तशरीह आई थी पेपर में, तो वो उनके अपने थे। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट उनको क्या हो सकता है। और बड़ी खातून थी, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, खुशबू, माह तमाम, बहुत कुछ, बड़ी खूबसूरत उनकी किताबें हैं। और बेचारी वो क्या हुआ कि इस्लामाबाद में एक रोड भी है, परवीन शाह रोड, मैं जब भी वहां से गुजरता था तो मुझे दुख होता था, और मैं कहता था यार कैसे कैसे कितने खूबसूरत और फरिश्तों जैसा बंदे का यहाँ पे हादसा हुआ। और उस पे हादसा हुआ, वो बेचारी फौत हो गई थी। और वो सिविल सर्विसेज का उसका इम्तिहान पास किया, और वो अपने उस बैच की बेस्ट प्रोबेशनर थी, बेस्ट प्रोबेशनर थी, सबसे बेस्ट उसकी, मतलब जो प्रोबेशनर भी होता है उसकी परफॉर्मेंस थी। कस्टम सर्विसेज को उसने ज्वाइन किया था, लेकिन बस उसकी उम्र कम थी और वो हमें छोड़ गई। बाकी कमाल उसका वो कलाम है, कमाल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको, उसकी जो इम्पोर्टेंट अशार है जो कि पीपीएससी के हवाले से हैं, वो भी हम जो है ना डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को डील करता है। उसके बाद ब्रेक खत्म हुई जी, कमर्शियल खत्म हो गई, दोबारा ड्रामा चल गया। आते हैं जरा, वापस हैं शाबाश। ये ना हो कि आप उधर वहीं बैठे हों, परवीन शाकिर की ख्यालों में गुम हो, ये नहीं है, वापस आ जाएं। अच्छा, तो 19 आर्टिकल हमारा हो गया। उसके बाद 19 ए आर्टिकल जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 19 ए, ये किसको डील करता है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी सरकारी इदारे के बारे में जनाब ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, या गवर्नमेंट जो अगर फेडरल गवर्नमेंट का है तो आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, या पीपीएससी में भी जाए ना तो वहां पे भी ये राइट RTI के नाम से ना एक टैब होगी वेबसाइट पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें उन्होंने नंबर दिए हुए हैं कि आपने कोई चीज़ पूछनी है या कोई, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। क्यों कि देखिए राइट इन्फॉर्मेशन की वजह से कि आप लोग पे करते हैं ना, आप टैक्स देते हैं, मैं पे टैक्स देता हूँ, तो आप कोई भी इदारा है तो आप उससे पूछे ना, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन वही बात थ्योरी में, प्रैक्टिस में अगर आप अब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं या कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप कौन है पूछने वाले। क्यों, हम एक सिविलाइज रियासत में रहते नहीं है। अगर हम सिविलाइज रियासत में रहते होते, हमें आइन का पता होता, तो इस आर्टिकल का पता, तो हम कैसे कहते हैं कि आप कौन है पूछने वाले, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो 19 ए आर्टिकल हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 है। ठीक है, 25 आर्टिकल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि रियासत तमाम 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगी, कंपलसरी एजुकेशन देगी। ये आर्टिकल 25 कहता है। और हमारे मुल्क में कभी कभार ये बात होती है कि स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कॉलेजेस को प्राइवेटाइज। तो मेरे भाइयों,
कि अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया तो फिर ये राइट टू एजुकेशन ये कहाँ जाएगा। खैर अजीब सी बातें हैं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है तो ये रियासत की कमजोरी है, हुकूमत की कमजोरी है कि क्यों स्कूल आउट ऑफ स्कूल। हमारे मुल्क में आज भी 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जो है ना आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये बड़ा जुल्म है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा स्टाफ की शदीद कमी है। अभी आप देखें कि स्कूल एजुकेशन में कोई 1.5 लाख या 1,20,000 के करीब जो है ना असातिज़ा कराम की कमी है। तो आप उनको क्यों नहीं रिक्रूट करते। उन बेरोजगार लोगों को भी आप नाउमीद करते हैं। और जो स्कूल कॉलेजेस खाली पड़े हैं वहां पे जो बच्चियां बच्चे जाते हैं बेचारे वो भी मायूस होकर वापस आते हैं। तो कितना जुल्म कर रहे हैं। और आपको जो पैसा तालीम पे लगाना चाहिए, हेल्थ पे लगाना चाहिए, आप कहीं और लगाते हैं। तो ये है वो मसाइल। तो ये जब आप जनरल नॉलेज ये चीजें पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और जो मैंने जो आपको बताया ना नॉलेजल हॉरिजन्स, तो फिर आप सवाल भी करेंगे, पूछें भी। नहीं तो आप वैसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप उसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वही उर्दू इस्लामियात वही अपने आप को जो ना अपना कुएं के मेंढक में रह के वहीं आप जो है ना खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर बहुत सी बातें आप सीखेंगे। तो खैर 25 आर्टिकल हो गया। 25A आर्टिकल ये भाई ए वही बात है, बाद में डूबा। ये डील करता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन कि रियासत के जितने भी शहरी हैं वो बराबर हैं। तो ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि आप और मैं कितने बराबर हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में जो है ना किस तरह बराबर है, ठीक है। आप और मैं जब थाने में जाते हैं तो एक मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, कोई MNA जाता है, MPA जाता है, या कोई अमीर कबीर बंदा जाता है, तो वो किस तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। हम तो हैं तो आयन के मुताबिक बराबर, कैसे बराबर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल जो 31 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जितने भी हमारे आयन में आर्टिकल्स हैं या इसके हिसाब से ओवरऑल ये इंश्योर किया जाएगा, रियासत इस कोई चीज को इंश्योर करेगी कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है ना वो रियासत के अंदर प्रिवेल करे। इस्लामिक, इसका मतलब ये कि जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के इसके अगेंस्ट कोई चीज है, मिसाल के तौर पे जुआ शराब या कोई भी प्रोस्टिट्यूशन इस तरह की कोई भी चीजें हैं, रेप इस तरह के, तो वो वैसे भी अनएथिकल है लेकिन इस्लामिक हवाले से भी वो प्रोहिबिटेड है। तो इस्लामिक रियासत इंश्योर करेगी कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है ना वो उसको इंश्योर किया जाए। ये 31 आर्टिकल है। उसके बाद 36 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो आपके रियासत में माइनॉरिटीज हैं उनकी जनाब उनको उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाएगा, उनको सेव किया जाएगा। क्या ऐसा ही है हमारे पास माइनॉरिटीज वाकई जो है ना वो सेफ हैं। अगर सेफ है तो ये कुछ कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपने खुद इसको गूगल करके चेक कर लेना है। पोस्ट कन्वर्जन्स इन सिंध। तो ठीक है, ये आपने जस्ट कर लेना गूगल, फिर आप देखिएगा कि कितना हम जुल्म कर रहे हैं। हम मुसलमान मेजोरिटी में हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। और क्या हम जुल्म करते हैं माइनॉरिटीज इवन के। बहुत से मसाइल हैं, मतलब दुख होता है। बातें फिर लंबी हो जाती है, फिर मैं टॉपिक से वही बात है डेविएट कर जाता हूँ। तो बड़े मसाइल हैं। अब यकीन करें ये एक दिन ये जड़ामाला वाला वाकया हुआ सर इसके अंदर सियालकोट के अंदर। तो ये आप कल्पना सियालकोट के अंदर हुआ है शायद, जो जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वो जुल्म हुआ। बड़ा दुख हुआ मुझे, लिटरली बड़ा दुख हुआ। और उस दिन हमारे एक कॉलेज के थे तो एक क्रिश्चियन थे तो उनको मैंने बुलाया। वैसे बता रहा हूँ बात, ये कोई शो ऑफ की बात नहीं है लेकिन आप सबको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और आप इस चीज़ को आपने भी इंश्योर करना है ज़िंदगी में। तो आए तो उनके साथ मैंने कहा आज आप मेरे साथ चाय पिए। तो मैंने उनके साथ चाय पी, बैठे गपशप लगाए। लिटरली मैं शर्मिंदा था। और मैंने अपने एंड कैपेसिटी में मैंने कहा कि मैं बीइंग ए मुस्लिम, मुझे शर्मिंदगी है कि एक मेजोरिटी का हिस्सा बन के हम आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। तो उसने कहा नहीं सर ये तो आपका तो वो नहीं है। ये तो मैंने कहा नहीं, हम इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये हम जो लोग हैं ये हम बुरे मुसलमान हैं, आप ये कह सकते हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो माइनॉरिटीज़ के बड़े राइट्स हैं, बड़ा कुछ। और इस्लामियात में हम पढ़ेंगे भी सही। तो खैर ये बात आ गई तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए रियासत इसको यकीनी बनाएगी। तो रियासत ने भी यकीनी बनाना है, हमने भी अपने तौर पे, ठीक है। तो ये 36 आर्टिकल है। इसके बाद जो 47 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इम्पीचमेंट ऑफ
प्रेसिडेंट को डील करता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जनाब हटा सकते हैं, जिसको मुआखजा कहते हैं उर्दू में, ठीक है। इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे हटा सकते हैं। वैसे बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट को हटाना पाकिस्तान में जो है ना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं। इसी वजह से तो वो अलवी साहब अभी तक तशरीफ फरमा है, हालांकि वो जो है ना ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो भी राइट नो बड़ी मुश्किलात में है। तो ये 47 आर्टिकल है। हाँ जी, 47 आर्टिकल तक क्लियर हो गया है। बताइए जी बताइए। बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे हैं तो एक कप चाय मंगा लेके और पी लें। अच्छी बात है। अच्छा जी, तो 47 आर्टिकल हो गया, सदर का मुआवजा मंगवाई हुई है, वेरी गुड। ये सहूलियात जिनको मैसर हैं बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिनको नहीं है वो सब्र करें। अच्छा, तो 47 सदर का मुआवजा, और खुद भी वैसे बना खुद जो है ना खुद बनानी चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, अच्छी बात है। चाय बनाने वाली नहीं है, अच्छा ये तो फिर वो आपके एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, अ, वो एक उनकी एक वो भी है, नज़म या गज़ल भी है, क्या उनका नाम है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो चाय से रिलेटेड उनकी एक है, पता नहीं नाम भी मुझे भूल गया उनका। इट इज़ रेनिंग इन रावलपिंडी, वेरी गुड। रावलपिंडी का वेदर भी वैसे कमाल का है, कल्ब साहब, कल्ब साहब, ठीक है। वो कभी सर आपसे सुनेंगे, वो जो सर सुनाया करते हैं, ठीक है, वो कभी आपसे सुनेंगे चाय के हवाले से, ठीक है ना। चाय की आदत नहीं है जाने वाली, ये आप हो या कोई और हो बनाने वाली, इस तरह की कुछ है, ठीक है। तो खैर 47 आर्टिकल हो गया सदर का मुआवजा। उसके बाद जो 58 आर्टिकल है आयन का, वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को डील करता है। इंग्लिश वाले जी, कल में बात सब इंग्लिश वाले, तो प्रोफेसर साहब हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बखर के। तो 58 आर्टिकल ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, कि असेंबली को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, तो इसी आर्टिकल के तहत तो हमने कल बात की थी। 58(2)(b के तहत जनाब ये इख्तियार मिल गया था किसको, कि सदर वो डिसॉल्व कर सके। तो इसमें डिसोल्यूशन के हवाले से तमाम बातें की गई हैं। 58 आर्टिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 62 आर्टिकल, ये क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनए और सेनेटर, यानी कि जो सेनेटर बनते हैं या एमएनए बनते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, यानी उनको उनकी क्या क्या होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर एमएनए बनने के लिए 25 साल एज होनी चाहिए, वो बंदा पागल ना हो, डिक्लेयर्ड उसको कोई ना किया हो, ठीक है। इसके अलावा वो एमएनए मुंतखब हुआ हो, ये एमएनए बनने के लिए शराइत है। सेनेटर के लिए उसकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए बनने के लिए, और वही बात है वो किसी अदालत ने उसको पागल डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है। और इसके कुछ और भी इस तरह कंडीशन हैं। तो ये क्वालिफिकेशन इसकी आर्टिकल 62 में दी हुई है। 63 में डिसक्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो कि इन बेस पे तो क्वालिफिकेशन होगी, और फिर किन बातों पे उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 62-63, अक्सर ये टर्म यूज होती है सियासत, या आपने खबरों में सुना होगा कि 62-63, 62-63, कि 62-63 पे कोई नहीं पूरा उतरता, 62-63 तो ये डील करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 89 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि जब कभी व्हाट अबाउट देयर एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। देखे ना सर, आप मुझे चाह रही हैं कि फिर मैं किसी बात पे लग जाऊं, मेरा तो काम है कि बातों से बातें। अच्छा, 89 आर्टिकल जो है ना वो डील करता है किसको, ऑर्डिनेंस को। ये ना आप जो है ना शरारती हैं बच्चे, सारे स्टूडेंट शरारती हैं, आप जो है ना तीर लगा के फिर भाग जाते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये इख्तियार है किसका, सदर सरबराह मुल्क के सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि आपकी कानून साजी के लिए होती है नेशनल असेंबली और सेनेट। जब कभी नेशनल असेंबली का इजलास ना हो रहा हो तो, और फौरन आपको कोई कानून साजी करनी पड़ जाए, ठीक है। तो कानून साजी जब आपको करनी पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, उसके लिए फिर आपका सदर सदर है, सरबराह मुमलिकत है, वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, एक आर्जी कानून जारी करता है, ठीक है। वो 4 माह के लिए वैलिड होता है, 4 माह। 4 माह जैसे गुजरते हैं तो वो फिर क्या होता है, खुद बहुत वो खत्म हो जाता है। अगर आपने बाकायदा उसको पक्का पक्का कानून बनाना है तो उसको फिर आप कौमी असम्बली में रखेंगे, वो पास करेगी तो फिर वो कानून बनेगा।
तो ये ऑर्डिनेंस जारी करने का जो अख्तियार है ये 89 आर्टिकल में है, ठीक है। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी जो है ना वो होता है, ऑर्डिनेंस का अख्तियार है। और और वो यहाँ पे सदर के पास है तो वहां पे गवर्नर के पास है, और उसके लिए आर्टिकल जो है ना वो 128 है, 128 है। 89 ये इतना जरूरी नहीं है, बस 89 आपको पता हो काफी है, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट वो 95 है। 95 क्या है? ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को शो करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस आर्टिकल के तहत नायल किया गया? ये 1995 आर्टिकल के तहत उनको नायल उसके जो है ना आउस्ट किया गया, निकाला गया प्राइम मिनिस्टरशिप से, ठीक है। तो ये 95 आर्टिकल ये बड़ा रेलिवेंट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह हटाया जा सकता है, इस तरह अदम एतमाद सूबाई असम्बली में चीफ मिनिस्टर पे भी हो सकती है। तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? वो 136 है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ठीक हो गया। इसके बाद 140 ए आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 140 ए ये लोकल गवर्नमेंट को डील करता है। लोकल गवर्नमेंट क्या है, फिर इंशाल्लाह कभी इस पर डिटेल से बात करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आर्टिकल सबसे अहम, बहुत ज्यादा है, ये 1843 है। ये जो है ना सुओ मोटो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डील करता है। सुओ मोटो पावर क्या होती है, किसी को पता है सुप्रीम कोर्ट की? बताएं जी, चार्ट में लिखें, व्हाट इज सुओ मोटो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा आप भी बोले ना, मैं भी जरा सांस ले लूं। अज खुद नोटिस, वेरी गुड। और कोई? आज खुद नोटिस ले लेना किसी मामले का जज के पास इख्तियार है। आज खुद नोटिस का मतलब ये है कि आमतौर पे तो ये होता है ना कि एक जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, ये जिसके साथ मुतासरीन होता है, ये को मुतासर होता है, वो कोर्ट में जाता है कि देखें इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है या रियासत ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो ऐसे हो सकता है कि कुछ मैटर्स में रियासत खुद मामले को टेकअप करे और कहे देखे ना यहाँ पे ये इशू हो रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सू वोटर नोटिस। तो ये आर्टिकल 184(3) जो है ना, इसके तहत पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस जो है ना वो कर सकता था सू वोटर। फिर बाद में अभी ये फिर केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ है 2023 में। फिर उसके बाद क्या वो उसके अंदर ये मेंशन कर दिया गया कि अब ये इख्तियार सिर्फ एक चीफ जस्टिस नहीं कर सकता। अब तीन जो है ना वो जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, उनकी एक कमेटी बनेगी और वो सू मेटो जो है ना वो इशू करेंगे। ये काजी फैज ईसा की एक कुछ 6 माह पहले एक बड़ी मशहूर वर्डिक्ट आई थी इसी से रेलिवेंट। तो अगर आपने वजीर के नहीं पढ़ा तो फिर आप कहोगे ये क्या काजी फैज ईसा कौन है और ये क्या बातें कर रहे हैं, तो ये वो बात है। उसके बाद जी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़े से रह गए हैं बस। आर्टिकल 199 है। 199 ये हाई कोर्ट्स की जो रेट्स की पावर है ना, ये उसको मेंशन करता है। रेट्स कौन सी? ये कुछ वैसे बता देता हूँ सरसरी तो, लेकिन आपको ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये पोलिटिकल साइंस की चीजें हैं। रेट ऑफ मैंडम है, रेट ऑफ उसके बाद वो हैबियस कॉर्पस है। 5 किस्म की ये रेट्स हैं, ठीक है। तो ये उसको डील करता है 199। इसके बाद आर्टिकल 212, 212 आर्टिकल, ये इलेक्शंस को डील करता है, ठीक है। तो ये इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये आर्टिकल इससे रेलेवेंट है। इसके बाद आर्टिकल 238, 238 के अंदर बताया गया कि इस आयन, ये जो आपने आयन बनाया इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। 238 में ये लिखा हुआ है। और 239 में अमेंडमेंट का जो है ना प्रोसीजर लिखा हुआ है। प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था पहले कि चीफ जस्टिस किस सेक्शन के तहत सो मोटो ले लेता है। ये जो रेट्स हैं ये रेट्स के तहत ही होता है। ये मुझे आप पूछ रहे हैं ना, रेट्स के तहत ही इसके अंदर मजीद शिक्के हैं, उनके तहत ही वो सो मोटो ले सकता है। ये रेट्स इशू कर सकता है वो 199 के तहत। तो 239 में प्रोसीजर अमेंडमेंट का लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया कि नेशनल असेंबली में से 2/3 और सेनेट में से 2/3 और फिर सदर। अगर सूबाई मामला है तो फिर सूबाई असेंबली के पास जाएगा और वहां पे भी 2/3 लेगा। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर 239 में है, ये इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है कि 3 आर्टिकल मजीद हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो तकरीबन हर पेपर में ही आए होते हैं। वो कौन से हैं जी? उसमें आर्टिकल है 251, 245। ये है कि कोई भी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो आर्म फोर्सेस को, जी 1245 बिल्कुल,
बता दिया आपने। टू कि कोई भी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो आर्म फोर्सेस को किसी भी इमरजेंसी के तौर पे, हेल्प के तौर पे बुला सकती है। जिस तरह भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो सिविल गवर्नमेंट ने आर्मी को बुलाया ना इलेक्शंस के लिए, तो वो बुला सकते हैं। इस तरह कोई जल्जला आता है, कोई बड़ी आफत आती है, तो वो उनको सिविलियन मैटर कोई ऐसा हालात उनके कंट्रोल से या पुलिस से कंट्रोल से नहीं रहते, तो फिर वो उनको बुला सकते हैं। तो वो आर्टिकल 245 के तहत ही बुलाते हैं। ठीक है। स- तो ये आर्टिकल इसको डील करता है। उसके बाद 251 आर्टिकल है जो कि लैंग्वेज को डील करता है, कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और वैसे हमारी कौमी जो जुबान है वो उर्दू है। ये लैंग्वेज को डील करता है। उसके बाद 257 आर्टिकल है जो कि कश्मीर को डील करता है, कि जो हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, इनके मैटर्स इसमें यहाँ पे डिटेल से लिखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 3 आर्टिकल्स और भी हैं, वो इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो करीब करीब हैं, तो मैंने आपको बता दिया। एक होती है CCI, एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें ये होता है कि तमाम सूबों के वज़ीर आला भी होते हैं, और और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसको शेयर करता है। तो इसमें कुछ सूबों के आपस में इशूज होते हैं ना, CCI, इसको मुश्तरका मफादात कौंसिल भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये बनाई गई है। इसको 153 आर्टिकल डील करता है। इसके बाद NEC, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये मुआशी मामलात होते हैं, इसमें सूबे भी इसमें शामिल होते हैं, तो उसको देखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल डील करती है। ये आर्टिकल 156 है। और इसके बाद एक NFC है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है। इसको आर्टिकल 160 डील करता है। NFC को इंशाल्लाह हम कभी डिटेल से देखेंगे, NFC अवार्ड क्या होता है, ये कब से आया, क्यों मकसद है, थोड़ा एक इसमें देखने वाली चीज़ है। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि CCI, NFC, NEC और NFC, CCI, NEC, NFC, इस तरह पक्का रट्टा मारे। यहाँ पे 53, 56 और 60, तो यहाँ पे 3 ज्यादा है, यहाँ पे 4 ज्यादा है। ठीक है, 53, 56, 60, और CCI, NEC, NFC, CCI, NEC, NFC। तो ये आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। वैसे ही इनकी क्या कंपोजिशन है, क्या है, ये हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस में, तो उसको डिटेल से पढ़ा जाता है। NFC के बारे में ना मैं इंशाल्लाह डिटेल से बता दूँ। तो ये वो तमाम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब ये आर्टिकल्स आपको आपने नोट कर लेने हैं, और इनको आपने ना इसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये अक्सर पेपरों में यही आए होते हैं। अगर जिसने 5 पेपर पढ़े हुए हैं तो उसको पता होगा कि ये सारे सवाल ही इनमें से जो है ना वो आए हुए हैं। ज्यादातर किस में पूछे हुए हैं कि सारा एक ज़कात का आर्टिकल है, आई थिंक 231, वो भी इम्पोर्टेंट है। जी, अगर वो उसमें शामिल कर लें ठीक है, वो होंगे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में थे वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अब इसको आप इसमें से जो ये आर्टिकल है ना, खास तौर पे जो 251 है, 257 है, 245 है, ये कुछ आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो तो लाजमी आपको ना पता होनी चाहिए। 2 आर्टिकल, 2A आर्टिकल, 6 आर्टिकल, 8 आर्टिकल, 9 आर्टिकल, और 19 आर्टिकल, 25 आर्टिकल, 25A आर्टिकल, 36 आर्टिकल, उसके बाद 58 आर्टिकल, 62, 63, उसके बाद 89, उसके बाद 140A, उसके बाद 184, 3, उसके बाद 238, 239, उसके बाद 245, 251, 257। ये आर्टिकल जो मैंने लिखे ना, ये तो लाजमी आपने याद करने हैं। बाकी जो बताए हैं तो वो भी कर लें तो बेहतर है, ना करें तो इतना कोई ऐसा ही बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट है। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आज हमने जो है ना ये आर्टिकल्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हमने कर लिए हैं। यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आज जो है ना हमने इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको डिस्कस कर लिया है। और आज हम जो पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स का एक बुनियादी ढांचा था उसको तामीर करने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज रह गई, वो भी मैं लगे हाथों कर लेता हूँ। वो एक है कि अक्सर डिफरेंट कंट्रीज जो है ना, उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं, हर जो कंट्री है उसका लेजिस्लेचर के डिफरेंट किस्म के नाम है, और जो कंट्रीज के डिफरेंट लेजिस्लेचर हैं उनके नाम अक्सर ना पेपरों में पूछे होते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसके शेयर भी कर दूंगा नोट्स, तो वो आपने कर लेने हैं। और जब वो हम कर लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस बेसिक का जो कमरा है वो हमारा बेसिक तैयार हो गया है। अब इसमें रंग आप भरते रहेंगे, और रंग आप पूरी जिंदगी भरते रहेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें इसमें, लेकिन बुनियादी जो बातें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं।
इंशाल्लाह क्या होगा कि हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में कोई और सब्जेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको कुछ में इम्पोर्टेंट जो वो हैं लेजिस्लेचर्स हैं दुनिया के, वो आपको बता देता हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान का लेजिस्लेचर आपको पता ही है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इसको मजलिस शूरा भी कहते हैं। ये तो आपको सबको पता चल गया। ठीक है। इसी तरह जो यूके है उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के जो हाउसेज हैं वो नेशनल असम्बली है और सेनेट है, और साथ में प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ये याद रखिए पार्लियामेंट का हिस्सा है। यूके के दो हाउस हैं, एक लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और एक अपर हाउस है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये लोअर हाउस है। इसी तरह जो यूएसए है, इसके जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है। कांग्रेस सियासी जमात भी है, लेकिन इसको कांग्रेस कहते हैं। इसके भी दो हाउस हैं। इसका जो लोअर हाउस है इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और अपर हाउस को इसको सेनेट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनका अगर मैं आपको बताऊं, जो है हमारे पास हमारा भारत, हमारा जो दोस्त मुल्क, दोस्त तो नहीं है, हमारा हमसाया मुल्क भारत, इसकी जो है इसको भी हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं। इसका लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। लोक एक मिनट, लोकसभा कहते हैं इसको। और जो अपर हाउस है इसको राजीव सभा कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको इसका भारत का पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जो आपको बताने वाले हैं, जो उसको भी आपको याद रखेंगे। डेनमार्क, डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क, इसके हाउस को फोकटिंग कहते हैं, फोकटिंग। ठीक है। आप यही समझ लेंगे कि डेनमार्क वाले जो है ना वो फाके करते हैं बस, हालांकि करते नहीं है, फाके तो हम करते हैं गरीब गुरबा। उसके बाद जो जर्मनी है, इसको बंदिस डैक कहते हैं, बंदिस डैक, बंदिस डैक। ठीक है, बंदिस डैक कहते हैं। इसके बाद जो कंट्री है जो आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को शूरा कहते हैं, शूरा। ये तो आप ऐसे इस्लामिक कंट्री है तो शूरा हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं। जी, चाइना, चाइना आपने कहा, तो चाइना को नेशनल पीपल्स असेंबली कहते हैं, नेशनल पीपल्स असेंबली कहते हैं। ये मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, आपने बस वो पढ़ लेने हैं वहां से। ठीक हो गया। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से ये हो गए हैं, और बस यही है, काफ़ी यही है। ठीक हो गया। तो इस ये हमने मेजर जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके नाम देख लिए, ये अक्सर पेपरों में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा रशिया डोमा, बिल्कुल ये रशिया डोमा भी है। ठीक है, रशिया भी याद कर लें, बिल्कुल मैंने स्किप हो गया। रशिया डोमा ये भी पेपरों में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो इसके साथ हमने जो है ना, हमने आज आपकी इसके साथ ही हमने क्या कर लिया, मैं आपके सामने वो जरा क्लियर कर लेता हूँ कि हमने पॉलिटिकल साइंस बेसिक शुरू की थी, और उसमें मैंने आपको कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ेंगे। हमने उसमें शुरू किया था 47 से जैसे हमने शुरू किया, तो हमने कहा कि पहला काम ही हमारा आयन साजी था, आयन हमने बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए पहला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 1949 में आया था उसको पढ़ा। फिर कानून साजी के तमाम मराहल, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 1, 2, 3, उसको देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने आखिरकार 1956 का आयन जो है ना वो बना लिया। फिर वो 58 में हमने वो उड़ा भी दिया। उसके बाद फिर कैसे 1962 में हमने दूसरा आयन लेकर आ गए, फिर वो रहा, उसके मेजर प्रोविजंस देखे। फिर वो आयन जो है ना वो 69 में जिसने बनाया था वही उड़ा के चला गया। फिर भुट्टो साहब की कोशिशों से 1973 का आयन आ गया। उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमने देख ली, उसके बुनियादी फीचर्स देख लिए, उसके आर्टिकल्स देख लिए, और दुनिया की जो मेजर मेजर लेजिस्लेचर्स हैं उनके नाम है वो देख लिए। तो इसके साथ जो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक्स का जो कमरा था उसका हमने ढांचा बना लिया। तो आज इस रेलेवेंट अगर आपको कोई मजीद भी चीज़ें
कहीं पे आपको नजर आती हैं तो आपने इसके अंदर रंग भरते जाना है। और ये कमरा कितना खूबसूरत है ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। बाकी स्ट्रक्चर दीवारें खड़ी करने में मैंने पूरी कोशिश की है कि वो दीवारें खड़ी हो जाएं और उसकी बुनियादी ढांचे तैयार हो जाए। इंशाल्लाह हम कल कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस बेसिक का जो सब्जेक्ट है वो हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करके हम बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट 11 हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, हमारी हिस्ट्री पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। जापान का डाइट है, बिल्कुल जी, जापान का भी नोट कर लें, जापान का डाइट है। जापानी बेचारे रोटी नहीं खाते ना, इतने सूखे सूखे हैं सारे, तो डाइटिंग करते रहते हैं, बस रट लेना, ऐसे रटना ही है। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल तो बताएं। ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ये आपको अभी नहीं बता रहे, ये सरप्राइज होगा। सारी बातें तो नहीं बता सकते ना, बहुत सी बातें तो आप पूछते हैं फिर मैं आपको वैसे यहाँ बता नहीं सकता कुछ। हाँ जी, तो चीजें क्लियर हुई हैं तो मुझे आप जरा ये बताइएगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का कमरा था वो कुछ तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, एक एक ये मुझे मैं पूछता हूँ मैं आपसे, कुछ चीजें सरप्राइज बिल्कुल। ठीक है, बताएं जी सारे मुझे, वन बाय वन करके बताएं। रबानी को तो क्लियर है, ठीक है, और जी, हसीब को भी क्लियर है, और उसामा को भी क्लियर है। बताएं जी सारे बताएं। ताहिर खान को क्लियर है, ठीक है, कमर को भी क्लियर है, नबील को भी क्लियर है, अनवर, बाकी जिशान, रऊफ, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। यामीन साहब की गैर मौजूदगी में रूम कैसे तैयार हो सकता है। अब यूसुफ साहब, बस ये फिर आपसे मैं कॉल पे करता हूँ बात। यूसुफ मुनीर साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और रावलपिंडी में इनके साथ बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा है। मुल्तान से हैं और बड़ा करीब इनके साथ वक्त गुजरा है। अच्छा जी, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रिमूव कर सका कोई आर्टिकल। अच्छा, देखें मैं कोई नोट्स होंगे तो शेयर करूंगा, लेकिन देखें ना, अब ये आपने कोशिश करनी है, मेरे पास जो होंगे वो, लेकिन उसमें हर किसी ने रंग भरने हैं, ठीक है। और जितने जो खूबसूरत रंग भरेगा उतने नंबर भी उतने अच्छे होंगे। सारा काम तो मैंने आपको नहीं करके देना ना, ठीक है। आप कोशिश करेंगे इसमें चीजें एडअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मेरा मकसद है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो एक बेहतर तरीके से, तो वो मैंने कोशिश आपके साथ की है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। क्लास में बोर तो नहीं हो गए या सेशन से तो नहीं बोर हो गए ना, जरा बताएं मुझे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें जी। सर जो हमने सारे कंस्टिट्यूशन तो आज आपने सर कंप्लीट करवा दिए, तो सर इस तरह आप कह रहे थे अंदर रंग, रंग सर किस तरह भरे, मतलब ये खुद से यूट्यूब वगैरह से सर्च करें, इतना आपने